अभी कुछ समय पहले ही मैंने स्विंग की एक बहुत ही शानदार सीरीज बनाई थी, तो उसमें मैंने स्टॉक्स के ऊपर कैसे स्विंग करते हैं उसको बहुत ही बारीकी से सिखाया है। तो लोगों का अधिकतर डाउट आ रहा था कि क्या ये ईटीएफ पे कर सकते हैं, और हम जो है स्टॉक में इतनी हेडक नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हम ये सारे फॉर्मूले ईटीएफ के ऊपर अपना सकते हैं। तो क्यों ना आप लोगों को एक ईटीएफ का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हुए और एक प्रॉपर ईटीएफ पे कैसे स्विंग करना है वहां तक ले जाया जाए। तो उसके ऊपर आज अपन चर्चा शुरू कर रहे हैं, और ये जो है बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है ईटीएफ की। इसका नाम जो अपन ने रखा है वो है क्या है ईटीएफ। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और चलो समझना शुरू करते हैं कि वास्तव में क्या है ईटीएफ। अगर बात करता हूं मैं इसके फुल फॉर्म की, तो ये आ जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पर मुझे क्या ध्यान रखना है कि यहां पर हमको सिर्फ ऐसा समझना है कि मार्केट में कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंड। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो आपका पैसा लगता है वो एज इट इज आपको यहाँ पे सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है और ये म्यूचुअल फंड से क्यों बेटर हो जाता है, पहले उसको समझ लो कि मेरे को अगर आज एग्जिट चाहिए तो अभी की अभी एग्जिट मिल जाएगा। लेट सपोज आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आपने एक चीज परचेस करी, वो चीज यहाँ पर थी, अब क्या हुआ अगले दिन वो ऊपर खुली यहाँ पहुंच गई, तो आपको लगता है कि यहाँ एग्जिट करना है, तो आप ईटीएफ में कर पाओगे, म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर प्राइस वापस से गिर के यहीं आ गई तो आपको यहीं का रेट मिलेगा। तो आपका अगर यहाँ का परचेस है तो आपको एग्जिट यहीं आना है। बट जब आप ईटीएफ के साथ जाते हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे आ जाती है। इसका एक और फायदा होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो म्यूचुअल फंड अगर दोबारा से घूम करके मार्केट ऊपर आ जाता है तो आपकी एंट्री कहाँ की आएगी, यहीं की आएगी। बट अगर मैं ईटीएफ में हूं तो मेरी एंट्री यहाँ की आ जाएगी। तो दिस आर सम वेरी बेटर एंड बेस्ट पॉइंट इन ईटीएफ। पर बेसिकली ये है क्या, ईटीएफ बोल रहे हो, इसमें क्या है तो सुनो। अब जितने भी लोगों ने ये बोलते हैं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो मैं बहुत आराम से ईटीएफ लेके बैठ जाऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, वो सबका सोचना गलत है। ईटीएफ का मतलब है सिंपल सीधी सी चीज है कि मेरे पास एन नंबर ऑफ स्टॉक है, वो किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो किसी थीम को फॉलो कर रहे हैं, वो 4 इंडेक्स में से किसी एक को फॉलो कर रहे हैं। एक हो जाता है आपका ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स, एक हो जाता है आपका सेक्टर इंडेक्स, एक हो जाता है आपका थीमेटिक इंडेक्स, और एक हो जाता है आपका स्ट्रेटेजिक इंडेक्स। कितने प्रकार के इंडाइसेस हो गए आपके? 4 प्रकार के इंडाइसेस हो गए। तो ये 4 प्रकार के इंडाइसेस को वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होता है, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ईटीएफ की एक चीज और होती है कि इसमें भी होते हैं स्टॉक्स ही। तो अगर कोई ये बोलता है कि मैं एक स्टॉक ले लेता हूं और मैं पैनिक में हूं, मेरे को दिक्कत है और ईटीएफ लेने पे नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको पैनिक तो होगा ही होगा। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो चाहे ईटीएफ हो चाहे स्टॉक हो, बस अंतर क्या आता है कि ईटीएफ में होते हैं एन नंबर ऑफ स्टॉक्स। हर जगह पे हर ईटीएफ का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। किसी ईटीएफ में 30 होंगे, किसी ईटीएफ में 50 होंगे, किसी में 10 ही होंगे। इट टोटली डिपेंड्स कि वो किस कैटेगरी का कौन सा वाला ईटीएफ है। बट मजेदार बात क्या है, ईटीएफ में भी है स्टॉक ही जो आदमी समझ नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है कि मैं ईटीएफ ले लेता तो बहुत आराम से बैठता। अरे आप अच्छा स्टॉक लोगे तो भी आप आराम से ही बैठोगे। अगर आप ईटीएफ ले रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है आप अच्छी कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, जो कि इंडेक्स बनाने वाले व्यक्ति को लगता है कि अच्छी कंपनी है, आप उसी में इन्वेस्ट करते हो। जब आप खुद से स्टॉक लेते हो तो आप कहां जाते हो, अटरम शटरम कुछ भी लेने के लिए, कि मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉक आगे चल के 10 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा। तो ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति स्टॉक में पिट सकता है, और फिर वो बोलता है कि मैं ईटीएफ लेता हूं तो मैं सेफ रहता हूं। और आप अंतर देखो, आप कंपैरिजन देखो कि ईटीएफ क्या है। ईटीएफ बेसिकली सबसे अच्छे स्टॉक्स का मर्जर है। सो दिस इज ईटीएफ। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कितने प्रकार की ईटीएफ अपने देश में लिस्टेड है और मैं उसको कैसे कैसे ट्रेड कर सकता हूं, व्हाट आर द वेज, कहां पे जाके करूंगा, कैसे करूंगा, पूरा समझा रहा हूं। तो ईटीएफ बेसिकली क्या है, इट इज अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल से, तो आप सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। अगर मैं बात कर लेता हूं मोमेंटम ईटीएफ की, तो आपने देखा होगा मोमेंटम भी बहुत सारे हैं। मोमेंटम 30 है, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, मिड कैप 150 मोमेंटम 30 है, उसके अलावा स्मॉल कैप 400 में ही मोमेंटम है। तो ऐसे आपको सारे स्टॉक्स जो हैं उनमें से मोमेंटम उठा के ला रहे हैं। फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा ईवी इंडिया का, तो इट इज अ थीमेटिक इंडेक्स। कौन सा है? थीमेटिक इंडेक्स है। तो इस प्रकार के सारे थीम बेस्ड इंडेक्स होना या फिर स्ट्रेटेजिक इंडेक्स होना, ये सारे जो इसमें स्टॉक्स आते हैं वो स्टॉक्स की लिस्ट होती है। जैसे कि बात करते हैं मोमेंटम 30 की, तो आपका पैसा अभी हाल भारतीय एयरटेल में लग रहा है। इसके अलावा आपका पैसा जो है वहां पे जो कोई से भी स्टॉक मोमेंटम में चल रहे हैं उसमें लग रहा है। यानी कि ये क्या करते हैं यहाँ पर कि ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो मोमेंटम को बता रहे हैं। निफ्टी के 200 में से कौन से ऐसे 30 हैं, और वो 30 की पोजीशन यहाँ पे डालते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इफ दिस स्टॉक्स परफॉर्म वेल, तो इसका प्राइस अपने आप बढ़ता है। और यहाँ पे जो भी पैसा हम मोम 30 में डालते हैं, जो भी पैसा मैं इसमें डालूंगा,
वो इसको जिस वेटेज से बांट के रखते हैं उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर भारतीय एयरटेल का वेटेज 6% है, तो अगर किसी ने इसमें 100 रुपए डाले तो 6 रुपए किस में जाएंगे, उसके भारतीय एयरटेल में, 3 रुपए जाएंगे इस वाले में, 1 रुपए जाएगा इसमें, 1 रुपए जाएगा इसमें। क्या आप ऐसा कैटेगरी बनाते हैं? क्या जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसे कैटेगरी वाइज फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एक आम आदमी भी अपना ETF बना सकता है, खुद का स्टॉक का ETF बना सकता है। वो अगर 10 स्टॉक ले और वो 10 स्टॉक का वेटेज तय करे कि मैं इसमें 5% डालूंगा, इसमें 20% डालूंगा, इसमें 15% डालूंगा, इसमें 3%, इसमें 2%, और ऐसे करते करते पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अब 100% डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसने जो ये कैटेगरी रखी है, इसी कैटेगरी को कंटिन्यूअसली फॉलो करे और कंटिन्यूअस बाइंग करे। अब सवाल आएगा, क्या एक आम आदमी ऐसा कर पाएगा? सुनना, दिक्कत सुनना। मैंने कहा कि ये वाला जो स्टॉक है इसका प्राइस है 3000 और इसका वेटेज है 15%। अब आदमी के पास लगाने के लिए कितने हैं? 10,000। तो क्या सुनना ध्यान से, क्या वो 10,000 में से 3,000 इसके ऊपर लगा सकता है 15% करने के लिए? नहीं लगा सकता। उसको 10,000 में से 15% का अगर वेटेज देना है तो कितना लगाना पड़ेगा? मात्र 1500 रुपए। अब मुझे ये बताओ, क्या 3000 के स्टॉक पे आदमी 1500 की बाइंग कर सकता है? जवाब है नहीं। इसलिए एक इंडिविजुअल आदमी कम फंड के साथ में, व्हेन देयर इज लेस फंड, तो वो खुद का ETF नहीं बना सकता, नहीं तो वो एक खुद से ETF बना सकता है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा फॉलो करते हैं और मैंने ऐसा किया भी है, तो मुझे ये पता है कि आप अपना खुद का एक सिलेक्शन बनाओगे और उस सिलेक्शन के हिसाब से आप खुद उसमें रोज बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे। आपको जब बैलेंसिंग करना है बैलेंसिंग करोगे, एंड दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर ओन फंड। पर उसके लिए लगेगा पैसा। तो यही है ETF। अगर किसी को लग रहा है कि ETF उसने ले लिया तो बहुत सेफ है, तो सेफ्टी वाली बात इसलिए आ जाती है बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन है और अच्छा मैनेजमेंट है और सिस्टमैटिक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे स्टॉक्स पे बैठे हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप भी फॉलो करके आप भी बना सकते हो। अब कहां मिलेंगे सिस्टमैटिक इंडेक्स? यहां जाते हैं, सीधा गया हूं मैं आप लोगों को लेकर के ETF की लिस्ट के ऊपर। ये अपन है प्रॉपर ETF की लिस्ट के ऊपर। जितने भी स्टॉक है यहाँ पे सब दिखाई देंगे आपको, जितने भी इंडाइसेस है सब दिखाई देंगे, और सारे इंडाइसेस के आपको ETF दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी को भी पकड़ लेते हैं, ये वाला आ गया HDFC निफ्टी ग्रोथ 15 ETF। क्या है? HDFC ग्रोथ। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो ग्रोथ वाला सेक्टर रहेगा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक रैंडम ETF उठा लिया, एक्सिस S&P BSE सेंसेक्स ETF। तो जैसे कि आप लोगों को निफ्टी 50 का पता है कि निफ्टी का ETF निफ्टी 20 है, नहीं, सिर्फ निफ्टी 20 नहीं है, वैसे ही सेंसेक्स के भी ETF है। तो यहाँ पे एक्सिस का अपना ETF है, ICICI का अपना ETF है, उसके बाद HDFC का अपना ETF है, DSP का अपना ETF है। तो सबने अपने अपने फंड्स बना रखे हैं, और जैसे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो एक सिस्टमैटिक फंड मैनेजर को बिठा के बाकी सारे ETF का भी बैलेंसिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे कराते हैं। सो दिस इज द वे ETF वर्क्स, दैट्स इट। वो सिर्फ स्टॉक को सिस्टमैटिक तरीके से बाइंग करते हैं ऑन इट्स वेटेज, बस ये वाला नियम है। अब जैसे यहाँ पे आ गया ऑटो आई ETF, किसका है? निफ्टी ऑटो इंडेक्स। किसको फॉलो कर रहा है? ऑटो इंडेक्स को। किसका मैनेज कर रहा है? देखो यहाँ पे ऑयल आई ETF। सब लोग बोलते हैं ऑयल का ETF, कुछ नहीं है, ऑयल एंड गैस इंडेक्स है। तो दिस इज द वे। अब आप यहाँ पे देखोगे आराम से। अब इसमें सवाल आता है, सर कौन से ETF में ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहला सवाल ये आएगा, हमेशा ये देखो वॉल्यूम किस में ज्यादा है। कहां से चेक करूंगा? यहाँ से क्लिक करा मैंने वॉल्यूम पे, एक बार और क्लिक करा। सो हियर इट इज। जिसमें मेरे को वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, अगर दिन का वॉल्यूम 2 लाख 3 लाख को पार करता है तो वहां तक मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने ETF आ जाएंगे जिसमें मैं आराम से जा सकता हूं? 3 लाख तक के वॉल्यूम तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 3 लाख तक के वॉल्यूम चल रहे हैं। सो हियर इट इज। यहाँ पे आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन कि इतने ETF तो मेरे को आराम से कर लेने चाहिए। HDFC मिड 150। अब ये कौन से इंडेक्स को फॉलो कर रहा है? HDFC निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि मिड कैप के 150 स्टॉक को रेप्लिकेट कर रहा है, बस। तो जो कोई से भी इंडाइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं? सिस्टमेटिक किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या 150 के 150 स्टॉक आप खरीद पाओगे? जवाब आएगा नहीं। पर मैं वो 150 स्टॉक 20 रुपए में खरीद सकता हूं। दैट इज व्हाई पीपल आर चूजिंग ETF एंड दे फील इट इज वेरी सेफ। अगर इसका रेट बढ़ा के 20,000 कर देंगे तो उनको फ्लक्चुएशन का पता चलेगा कि 20,000 की चीज एक दिन में 19,000 होती है, 19,500 होती है और वापस से 20,000 होती है। तब उनको दिखेगा कि इतना बड़ा अमाउंट फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे क्या है, 20 रुपए की चीजें 19,50 होती है और आदमी के पास होते हैं 100 शेयर 200 शेयर, तो उसे लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं हुआ है। अरे होता बहुत कुछ है, पैसा पूरा लगता है। किसी भी ETF को खोल के देखना, किसी भी फंड को खोल के देखना, हमेशा आएगा, रिस्क मीटर हाई पे रहता है। कभी भी जाके आप चेक कीजिएगा, एनी म्यूचुअल फंड फॉलोइंग इंडेक्स, एनी ETF फॉलोइंग इंडेक्स,
रिस्क हमेशा हाई के ऊपर जाके टिकता है या फिर हाई से थोड़ा सा ऊपर होता है। आप सोचोगे कि कोई रिस्क नहीं है, लो रिस्क है, मिड रिस्क है, कुछ नहीं, सीधा रिस्क का कांटा ऐसा होता है। वो भी मैं बना के दिखाता हूं। एक एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल, ये मस्त चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी लोगों को गलतफहमी में, वो गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि यस, इफ यू आर ट्रेडिंग सो यू आर एट रिस्क। बस ये है कि डाइवर्सिफिकेशन से बचा जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसा रिस्क मीटर होता है, यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है, तो आपका जो कांटा होता है वो ऐसा टिका होता है हमेशा। जाके चेक कीजिएगा, रिस्क मीटर इज ऑलवेज हाई। किसी में भी ट्रेड करूंगा, एनी ईटीएफ रिस्क मीटर हाई पे दिखेगा। सो दिस आर द सिनेरियोस, और ये है असली में ईटीएफ। अब मेरा मानना है कि आप लोगों ने शायद तक इसके पहले ऐसी वीडियो देखी होगी जहां पे आपको ये पता चला होगा कि क्या है असली ईटीएफ। सो दिस इज द एक्चुअल ईटीएफ स्टोरी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी चीजें बाकी है, जैसे कि अब अगला सवाल ये आता है कि मेरे को ईटीएफ पे स्विंग ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आएगा कि अभी हाल क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ है, टॉप से नीचे, तो किस ईटीएफ के कहां पे सपोर्ट आ रहे हैं, कहां पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, वो मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यस, जितने जितने इंपॉर्टेंट ईटीएफ है सबके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।